हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरडी कॉन्सेप्ट ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था आवेश क्या है, आवेश के कौन कौन से प्रकार हैं और उनको उत्पन्न करने की तीनों विधियां हम पढ़ लिए थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे आवेश के गुणधर्म, कूलाम का नियम और अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आवेशों के गुणधर्म से। तो आवेशों के मुख्यतः 4 गुणधर्म हैं। पहला, योज्यता का नियम। पहला है योज्यता का नियम। योज्यता का नियम में जैसे कोई वस्तु पर कुल कितना आवेश है सबको सिंपल जोड़ लेते हैं तो उसी को बोलते हैं योज्यता का नियम। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है जिस पर -3 कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश, 5 कूलाम आवेश, ऐसे कुछ आवेश हैं। अब योज्यता का नियम क्या कहता है कि इन सभी आवेशों को जोड़ लो। जैसे अगर हम सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा क्यू बराबर, जोड़ने को सिग्मा बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा -3 और जोड़ेंगे +2 +5, तो क्या हो जाएगा -3 और 2 करेंगे तो -1 +5 बराबर प्लस का 4 बचेगा। तो ये हो गया योज्यता का नियम, मतलब इस वस्तु पर कुल 4 कूलाम आवेश है। तो योज्यता का नियम यही कहता है कि किसी भी वस्तु में जितने भी आवेश हैं सिंपली उन सबको जोड़ दो, जो आएगा वही होगा योज्यता का नियम। अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, इसमें क्या है कि किसी भी वस्तु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है बस। जैसे अगर कोई 2 वस्तु हो गया तो उस 2 वस्तु में नया आवेश नहीं लाया जा सकता, या फिर उन वस्तुओं में से कभी भी आवेश को विनाश उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेशों का स्थानांतरण ही संभव होता है। तो ये बताता है आवेश संरक्षण का नियम। अब तीसरा बात करते हैं वस्तु की गति से स्वतंत्रता। वस्तु की गति से स्वतंत्रता, इसका मतलब कि कोई वस्तु चाहे वो विराम अवस्था में हो या फिर वो गतिशील अवस्था में हो, उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, अब इस वस्तु को हम ऐसे विराम अवस्था में रखते हैं तो इसका जो आवेश है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर इसी वस्तु को हम फेंक दें, चाहे कितना भी तेज से फेंकें, उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं वस्तु की गति से स्वतंत्रता, मतलब आवेश स्वतंत्र होता है चाहे वस्तु विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्यों, चाहे विराम में हो, मतलब आवेश चाहे विराम में हो या आवेश गतिशील हो, दोनों बराबर होगा, इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वस्तु की गति से स्वतंत्रता मतलब वस्तु के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो विराम अवस्था में हो या फिर गतिशील अवस्था में हो। अब चौथा बात करते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण का सिद्धांत, क्वांटीकरण का सिद्धांत, इसमें क्या है कि जब किसी वस्तु से आवेशों का स्थानांतरण होता है, जैसे इस वस्तु से जब आवेशों का स्थानांतरण होगा, इसमें से आवेश किसी वस्तु में और जाएगा, तो जब किसी वस्तु से आवेशों का स्थानांतरण होता है तो उस आवेश का मान 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश अर्थात 1.6 × 10⁻19 कूलाम का पूर्ण गुणज होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है Q1, अगर इसका मान देखा जाए तो वो ऐसे होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज, जहाँ n क्या होगा, ये एक पूर्णांक होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं होगी। जैसे 1.2, 2.3, 3.5 ऐसा कुछ नहीं होगी। ये इसका पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो क्वांटीकरण का सिद्धांत यही कहता है कि जब किसी वस्तु से आवेशों का स्थानांतरण होता है तो उसका मान एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखें तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश उस पर होता है। तो ये हो गया क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब आवेशों के गुणधर्म में ये 4 गुणधर्म है जिसको हमें इस अध्याय में पढ़ना था। पहला हो गया योज्यता का नियम। किसी भी आवेश को आवेश में किसी भी वस्तु में जितना आवेश है सिंपली सबको जोड़ दो, बस वही हो गया योज्यता का नियम। दूसरा आवेश संरक्षण का नियम, मतलब कोई वस्तु हो गया तो उस वस्तु में आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, बस। और तीसरा हो गया वस्तु की गति से स्वतंत्रता, मतलब आवेश चाहे गति की अवस्था में हो या वो विराम की अवस्था में हो, चाहे गतिशील हो चाहे विराम अवस्था में, उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा क्वांटीकरण का सिद्धांत, अगर किसी वस्तु से आवेश निकलता है तो उस आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए। जहाँ पर n इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कभी भी पॉइंट में नहीं होगी, पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आवेशों के गुणधर्म अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दूसरा बात करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कूलाम के नियम को हम डिटेल से समझेंगे। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि निर्वात में दो स्थिर आवेश बिंदु के बीच लगने वाला जो बल है वही कूलाम के नियम को दर्शाता है। चाहे वो बल प्रतिकर्षण का हो चाहे आकर्षण का हो, तो उस बल को ही कूलाम का नियम दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक वस्तु इधर लेते हैं Q1 और एक वस्तु इधर Q2 और इनके बीच की दूरी R लेते हैं मान लीजिए। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि इन दोनों आवेशों के, ये निर्वात में है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल F है वो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। इन दोनों के बराबर नहीं होगा, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा, Q1 × Q2। और दूसरा, इन दोनों के जो बीच की दूरी है Q1 तथा Q2 के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के, बीच की दूरी R है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो बल लगेगा वो फिर से 1/r² के लगेगा, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम इसको समीकरण 1 माने और इसको 2, समीकरण 1 तथा 2 से 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से F प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2/r² हो जाएगा। अगर ये चिन्ह हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा, Q1 × Q2/r²। यही हो गया कूलाम का नियम। अगर इसे और थोड़ा खोलें तो K का मान होता है, के बराबर होता है 1/4πε0। इसे ε0 कहते हैं। अभी देखते हैं, अगर हम इसको इसकी जगह पर रख दें, के मान को हम यहाँ पर रख दें तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये हो गया कूलाम के नियम का फार्मूला। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला, अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन, इसे बोलते हैं ε0, निर्वात की विद्युतशीलता। इसे क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। अगर इसका
इसका मान देखें तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अगर इसका मात्रक है तो इसका बीमा भी हम आसानी से निकाल लेंगे। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, अगर मात्रक ये है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो अगर हम इसका बीमा देखें तो कूलाम का बीमा A1T1 होता है। A1T1 इस पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, और बटे में क्या चल रहा है, न्यूटन। न्यूटन का मात्रक न्यूटन मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और बल की बीमा क्या होती है MLT-2, और मीटर स्क्वायर इधर चलेगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर हम मीटर के देखें, अगर मीटर को त्रिज्या में मापते हैं, जैसे मीटर को लंबाई में मापते हैं, इसके लिए हम L लिखते हैं, तो L स्क्वायर हो गया। अगर हम इसका गुणा कराएं तो इसका गुणा हम A1 और T1 में करेंगे, तो A2T2 हो जाएगा। और अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं, ये L2 इधर है, L इधर है, एक इधर है, तो L2 और L जुड़कर L3 हो जाएगा। तो अगर हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये m इसकी घात +1 है। कोई भी वस्तु हो गई तो उसकी एक घात जरूर होती है। तो अगर इसकी घात हम +1 है, अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो m-1, और इसकी घात L2 इधर है, L1 इधर है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो L3 हो जाएगा। और अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो L-3 हो जाएगा, L-3। और इधर T माइनस में है, ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, T+2। तो अगर यहाँ से बीमा निकालें तो A1 इधर है, T1 इधर है, और T2 इधर है। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो T4 हो जाएगा। मतलब इसे कहाँ करें, अगर हम यहाँ देखें चलिए यहाँ देख लेते हैं हम। अगर हम इसे A1 A2 इधर हो गया, और T2 इधर है, T2 इधर है, T4 हो जाएगा, T4। और M-1 L-3 बस। ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया, और इसकी बीमा ये है। तो आपको ये समझ आया होगा। अगर हम यहाँ से इस कूलाम के नियम से K का मात्रक और K का बीमा निकालें तो भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमें K का मात्रक भी निकालना है, और K का एक मान, क्यों, K एक कांस्टेंट है इसलिए इसका मान भी होता है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। यहाँ से हम K का मान ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर हम इसे K के जगह पर ये मान रखें तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/R²। ये हो गया कूलाम के नियम का फार्मूला। अगर हम यहाँ से Q0 देखें तो Q0 को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर Q0 का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो इसका बीमा भी आसानी से निकाल लेंगे। कूलाम का बीमा A1T1 होता है, इस पर स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा दिए, ये बटे में है, और न्यूटन बल का मात्रक होता है, और बल की बीमा MLT-2 होता है। और मीटर को हम L से लिखते हैं, तो L से लिख दिया, और इस पर एक घात लगा था इसलिए हम घात 2 लगा दिए। अगर हम इसका गुणा 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो A2T2 हो जाएगा। और अगर इसको और इसको जोड़ देंगे, एक L इधर है, 2 L इधर है, दोनों को जोड़ेंगे L3 हो जाएगा, L3। अगर हम इसको, ये बटे में है, अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो M1 यहाँ प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, और L3 हो गया। तो L3 को ऊपर ले जाएंगे L-3,
T2 यहाँ माइनस में है तो ऊपर जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो और इसकी बीमा हम यहाँ लिख दिए A2 T4, 2 और 2 जुड़ेगा T4 M-1 TL-3, इसकी बीमा हो गई एप्सिलॉन नॉट की। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर हम यहाँ से K का मात्रक और K का बीमा निकालना चाहें तब भी आराम से निकल जाएगा। जैसे F बराबर KQ1 इंटू Q2 R² है अपान R² है। तो अगर हम यहाँ से इसको पक्षांतर कर दें तो K का मान हमें मिल जाएगा। तो अगर हम इधर F इधर है, अगर ये इसके गुणे बटे में है तो इधर जाकर ये गुणे में हो जाएगा यानी R², और ये इसके गुणे में है इधर आकर बटे में हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बराबर K। अब F बल है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, R² यानी कि ये त्रिज्या है, और त्रिज्या का मात्रक, त्रिज्या को हम मीटर में मापेंगे, इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। त्रिज्या R² है तो मीटर स्क्वायर। और Q1 Q2 आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और 2 आवेश है इसलिए कूलाम स्क्वायर हो जाएगा बराबर K। तो यहाँ से हमें K का मात्रक क्या मिल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये K का मात्रक है। K एक कांस्टेंट है इसलिए K का एक मान भी है 9 गुणे 10 की घात 9, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। अगर हम यहाँ से K का मात्रक ये मिल गया है तो अगर हम K का भी बीमा निकालें तो आराम से निकल जाएगा। जैसे K का बीमा क्या हो जाएगा, K बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। तो अगर हम इसकी बीमा देखें तो बीमा क्या होगी, न्यूटन मतलब बल का मात्रक है, तो बल के लिए हम MLT-2 लिखते हैं, और मीटर के लिए हम L लिखते हैं, और L का घात 2 लगा है तो इसलिए हम इस पर घात 2 लगा देंगे, और इसके बटे में कूलाम चल रहा है यानी कि कूलाम का मात्र, कूलाम की बीमा A1T1 होता है, A1T1 घात 2 है इसलिए हम 2 लगा देंगे। तो अगर यहाँ से बीमा देखें तो L एक इधर है L 2 इधर है, तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो L3 हो जाएगा, इसकी घात जुड़ेगी तो L3 हो जाएगी। तो M1 इधर है, ये कैपिटल होगा, हम बीमा लिख रहे हैं M, L एक इधर है, घात 1 रहती है हमेशा, 1 इधर है 2 इधर है यानी कि 3, L3T-2 है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, इन दोनों का गुणा इसमें कराकर, जैसे T का गुणा A1 में कराएंगे तो A2 हो जाएगा, और 2 का गुणा T1 में कराएंगे तो T2 हो जाएगा। और अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इधर प्लस में रहेगा तो ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में रहेगा ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा A-2 T-2। अगर हम बीमा लिखें तो M इधर है, L भी ऐसे लिख जाएगा, T में चेंज होगा, जैसे यहाँ -2 और -2 घातें जुड़ती है हमेशा, और अगर माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस वाला लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T-4 A-2, ये हो गई K की बीमा। K का मात्रक हमने निकाला, और K का मात्रक अगर है तो उसकी बीमा भी कोई ना कोई ज़रूर होगी, तो बीमा भी हम यहाँ से इसका निकाल लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको कूलाम का नियम अच्छे से समझ आया होगा। अब अगर यही दोनों आवेश अगर किसी माध्यम में रखा हो तब कैसे वो होगा, तब कैसे निकलेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे ये निर्वात में था, निर्वात में हमने देखा, अब अगर यही आवेश किसी माध्यम में रखा हो तब इसे निकालने का कैसे क्या तरीका होता है। तो अगर ये दोनों आवेश किसी माध्यम में रखो, मान लीजिए कि हमने एक माध्यम में रख दिया है, ये हो गया माध्यम,
वही बीच की दूरी r है, Q1 Q2 सब कुछ वही है, बस इसे हम एक माध्यम में रख दिए। तब इसका बल जो होगा F माध्यम जो होगा वो निर्वात में जो था, निर्वात में जो बल था F निर्वात, उसका 1/ε r गुना हो जाएगा। इसे बोलते हैं ε r, आपेक्षित विद्युतशीलता। जैसे उसको बोलते थे निर्वात की विद्युतशीलता, वैसे ही इसको बोलेंगे आपेक्षित विद्युतशीलता। ये एक विमाहीन तथा मात्रकहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ना ही कोई विमा होता है। अगर हम यहाँ से इसका भी फार्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, इसका अभी अभी हम निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r², और इसके गुणे में ये चल रहा है 1/ε r। अगर हम इसे यहाँ से देखें तो F माध्यम जो हो जाएगा, F माध्यम बराबर, अगर हम इसका गुणा इससे करा देंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2/r² हो जाएगा। इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। अगर इन दोनों को गुणा कराएंगे Q0 तथा QR, अरे एप्सिलॉन नॉट तथा एप्सिलॉन r का गुणा कराएंगे तो एप्सिलॉन मिलेगा हमें। तो इसीलिए हमने इसका और इसका गुणा कराकर ये लिख दिया। तो ये हो गया F माध्यम। मतलब अगर किसी माध्यम में दो आवेश रखा हो तो उन पर क्या बल लगेगा, F माध्यम पर क्या बल लगेगा, वो यहाँ पर हम लिखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो अब बात करते हैं हम तीसरा टॉपिक, अध्यारोपण का सिद्धांत। इस पर कूलाम के नियम पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने तरह के न्यूमेरिकल हैं, सभी न्यूमेरिकल को हम लास्ट वीडियो में देखेंगे। जितने तरह के न्यूमेरिकल हो सकते हैं सभी न्यूमेरिकल को हम लास्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए अब तीसरा टॉपिक देखते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, आप अपने स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी आप देखे होंगे कि कोई एक भोला भाला व्यक्ति होता है तो उसको बहुत सारे लोग परेशान करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी है अध्यारोपण के सिद्धांत में। जैसे मान लीजिए कि हमने एक Q0 आवेश ले लिया, ये बहुत भोला भाला सीधा साधा Q0 आवेश ले लिया। तो अब इस पर Q1 बल लगा रहा है, Q2 बल लगा रहा है, Q3 बल लगा रहा है, ऐसे करते करते Qn इस पर बल लगा रहा है। सभी लोग इसको परेशान कर रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं। अगर Q1 इस पर कोई भी बल लगा रहा है, चलो हम इसका एक मान दे देते हैं। जैसे Q1 इस पर F1 बल लगा रहा है और Q2 इस पर F2 बल लगा रहा है, Q3 इस पर F3 बल लगा रहा है। ऐसे करते करते सभी लोग, ये भी Qn जो है इस पर Fn बल लगा रहा है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जब सभी कई आवेश मिलकर बल लगाते हैं तो उसका नेट बल, जो नेट बल आएगा F नेट, वो सभी बलों का सदिश योग के बराबर होगा। जैसे F1 का सदिश योग, F2 का सदिश योग प्लस F3 का सदिश योग प्लस ऐसे करते करते प्लस Fn का सदिश योग, इन सभी का सदिश योग F नेट के बराबर होगा। बस अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, F1 का सदिश योग प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश, ऐसे करते करते हम यहाँ Fn का सदिश योग कर देंगे। तो ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।